Today I am going to discuss about the next series of for finance account assistant. इसमें जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो साइंस पोर्शन का ये दिया हुआ सिलेबस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से जो मैंने कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है, ये इस टॉपिक में आई लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक है, ठीक है, इसमें जो अभी मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे फोर्स। तो व्हाट इज़ फोर्स? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पहले हमारे पास है फोर्स। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, इसमें पहले पढ़ेंगे हम फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट डिस्प्लेसेस और टेंड्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स पोजिशन। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज़ रखेंगे टेबल के ऊपर, जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, जब हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, उस बुक को एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि हाथ से उठा के नहीं डालेंगे, तब तक वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेगी, है ना। या तो हमने बाहर से फोर्स लगाई, या तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे तूफान चला है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो वो होता फोर्स। तो फोर्स एक एक्स्ट्रा एजेंसी है दैट डिस्प्लेस टेंड टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक बाहर की ताकत है ना। जैसे हम मतलब कि जो छोटे क्लासेस में पढ़ा करते थे, व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ ए पुश और पुल। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धकेलते हैं, वो फोर्स है। लेकिन फोर्स की एक एक्सटर्नल एजेंसी है, मतलब बाहर की ताकत है जो डिस्प्लेस करता है, टेंड टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन। जो बॉडी है उसकी अपनी पोजीशन क्या करता है? धकेलता है। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि इसका दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। वाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है दोनों? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज एनी कॉज दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। फोर्स इज एन एनी कॉज। देखो, फोर्स की वजह से क्या होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है एक बॉडी में, याद रखना। तो फोर्स इज एन एनी कॉज दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो फोर्स इज एन एनी कॉज। फोर्स एक एनी कॉज है दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसमें? बॉडी में। फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स एक पुश और पुल है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो किसके ऊपर एक्ट होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट कैन चेंज द इट्स शेप, स्पीड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जब आप उसको रोकोगे तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और शेप भी चेंज हो सकती है। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप बैलून में क्या करते हो? आप हवा इनहेल करते हो, है ना। तो बाद में क्या होता है? आपने इतनी फोर्स लगा दी, इतनी हवा डाल दी कि भाई वो जो भी एयर उसके अंदर इनहेल किया, तो इतना वो एक्सपेंड हो गया कि अब उसकी जो लिमिट थी वो खत्म हो गया और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया, मतलब कि वो फट गया। तो ये एक फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो पहले वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट में था, और थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ? उसकी स्टेट चेंज होगी, या तो रोना शुरू हो जाएगा। छोटे बच्चों को हम जब मारते हैं तो वो क्या है? एक फोर्स है, याद रखना। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है? दैट डिस्प्लेस और टेंड टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इट्स पोजीशन। बॉडी को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। वाई वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स एक कॉज है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन एक बॉडी में। बट ये एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फाइनल वेलोसिटी माने इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स एक पुश और पुल है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, जो चेंज करता है उसकी शेप, स्पीड और डायरेक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। याद रखना, न्यूटन ने अपने नाम भी इसका नाम रखा था, ऐसा यूनिट फोर्स एंड न्यूटन। या फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखना, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखो, अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है ये याद रखना। इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो भी मूव करना शुरू हो जाएगा। ये फोर्स का इफेक्ट है। इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी इन चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेंद आपने मतलब कि हिट किया है बॉल को और उसके बाद वो चल रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना, तो वो भी क्या है? किस्म का फोर्स है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो,
है ना, कोई रनिंग कर रहा है और आपने उसको पकड़ लिया तो आप उसकी स्पीड चेंज होगी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आप फोर्स लगोगे तो वो नेक्स्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। इट कैन चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी फोर्स लगाई कि जिसकी शेप पहले रेक्टेंगुलर थी, आप स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर के बाद आपने उसको सर्कल बना दिया, है ना। या फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी अर्थन पोर्ट है ना, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दी, तोड़ दिया, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये फोर्स की इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है। तो इट कैन चेंज, इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, जो भी रुका हुआ है ना, स्टेशनरी रुका हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू हो जाएगा फोर्स की वजह से। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि जो भी डायरेक्शन है मोशन चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या होता है, न्यूटन्स गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के। दिस लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और इन लॉज को क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो याद रखना, न्यूटन्स गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने कितने लॉज दिए थे मोशन के, 3। दिस लॉज आर नोन एज द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इन्हीं को कहा जाता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, also known as the law of inertia, also known as law of inertia। याद रखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है, दूसरे नाम, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एनी ऑब्जेक्ट रिमाइंस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, आर इन यूनिफॉर्म मोशन, या तो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अनटिल इट इज़ कंपेयर्ड द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्शन फोर्स। देखो कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, कोई रुकी है तो रुकती रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो यही कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहा जाता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एनी ऑब्जेक्ट रिमाइंस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रह सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन, या अपने मोशन में लगातार चलता रहा है स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। याद रखना, ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन टू देयर स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जो उसकी जो भी स्टेट ऑफ मोशन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया, और इसी रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इनर्शिया। क्या कहा जाता है, इनर्शिया, उसको रोकने की कोशिश। अब सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, मेजर है किसका, इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। देखो जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना उसके अंदर उतना इनर्शिया, और जितना मास कम उतना इनर्शिया कम। ग्रेटर इज द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोर मास मोर इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट रिमाइन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है या यूनिफॉर्म ऑफ मोशन, वो किसके मतलब कि किस में चलेगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन में, जब तक हम उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट को चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस टू दियर स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी मोशन है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, और इसी रेजिस्टेंस को कहा जाता है इनर्शिया। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कौन कौन सी इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of directions. We have 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. inertia of rest क्या है, ऑब्जेक्ट resist moving, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मतलब जब वो चल रहा होता है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। when a bus starts suddenly, जब क्या करता है बस क्या करती है, वो suddenly क्या करती है, अचानक से स्टार्ट होती है जब बस, तो पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, ठीक है। उस टाइम जो भी पैसेंजर होता है वो पीछे की तरफ उसको धक्का लगता है ना। तो इसको कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास की। याद रखना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव्स रेजिस्ट मूविंग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली, जब कोई भी बस जो होता है वो अचानक से स्टार्ट होती है, तो जो भी पैसेंजर उसमें सवार होते हैं वो पीछे की तरफ उनको धक्का लगता है ना, गिरते हैं। तो ये क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के।
आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो इन जो कोई भी इंसान जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है तो वो पीछे गिरता है, क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये आपने याद रखना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्टॉपिंग, ऑब्जेक्ट जो भी है उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं जब भी, है ना। तो वैन ये बस इसमें क्या होता है, जब मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जब चलती है तो हम मतलब कि पीछे गिरते हैं, और जब यहाँ पे क्या होता है, जब चल रहे होते हैं और अचानक से क्या ड्राइवर क्या करते हैं, वो ब्रेक लगाते हैं, तो उस वजह से जो भी पैसेंजर होता है वो फॉरवर्ड की तरफ गिरता है। तो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट स्टॉपिंग, व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब ये मूविंग बस क्या करता है, स्टॉप करते हैं सडनली, तो पैसेंजर कहाँ पे फॉल करता है? आगे की तरफ। तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके ऊपर? मास एंड वेलोसिटी। याद रखना, इनर्शिया ऑफ मोशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास एंड वेलोसिटी। याद रखना, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास था, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन मास भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेलोसिटी भी है। याद रखना, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास भी और वेलोसिटी भी। याद रखना, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब कोई भी मूविंग बस स्टॉप होती है सडनली, तो पैसेंजर कहाँ पे फॉल करता है? फॉरवर्ड। ये आपने याद रखना है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन में चेंज आता है। व्हेन ए कार टर्न्स पैसेंजर लीन साइड वाइज। जब भी कार क्या करती है, टर्न करती है, तो पैसेंजर कहाँ की तरफ होता है? साइड की तरफ, साइड वाइज, साइड वेज की तरफ। तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। इसमें क्या होता है कि अगर बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर बैकवर्ड फॉल करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब कि अचानक से उसको, जब जो बस का ड्राइवर या कोई भी गाड़ी का ड्राइवर होता है, जब वो क्या करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं, तो जो पैसेंजर होते हैं उसमें जो सवार होते हैं वो फॉरवर्ड फॉल करते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन व्हेन ए कार टर्न्स पैसेंजर टर्न साइड वाइज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये सारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस में है, तो इसलिए प्लीज़ मेक द राउंड नोट। और ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने कोई फालतू के पॉइंट नहीं डाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द पॉइंट डाले हैं, जिससे आप आराम से एग्जामिनेशन में आराम से चीज़ों को सॉल्व कर पे और अपनी सिलेक्शन ले पाओगे। नो मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज, ये इसी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ, जब हम क्या करते हैं, देखो जब भी कपड़े धोते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, मतलब कि उसको लटकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फेंकते हैं, ठीक है। बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ वर लॉन्ड्री लाइन यूजली मेड जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ टू गेट देम ड्राइड क्विकली। अब हम क्या करते हैं, सर्टन जर्क देते हैं उन कपड़ों को थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि ताकि वो जल्दी सूखे। तो ये कौन सा है? ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल। याद रखना, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ आवर लॉन्ड्री लाइन्स यूजली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ टू गेट दैम ड्राइड क्विकली। नेक्स्ट, व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन, जब हमारे पास क्या होता है, ढेर होते हैं किसके? कॉइन्स के। ऑन द कैरम बोर्ड हिट बाई ए स्ट्राइकर, कॉइन्स ओनली एट ए बॉटम मूव्स अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ कॉइन्स एट सेम प्लेस। तो व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन द कैरम बोर्ड, जब हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ढेर होती है किसकी? कॉइन्स की। किसके ऊपर? कैरम बोर्ड पे। जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हिट करते हैं, स्टैक करते हैं, कॉइन्स ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल। जो भी बॉटम वाला कॉइन्स होता है वो, जो भी रेस्ट वाला कॉइन्स होता है वहाँ से दूर चला जाता है एट द सेम प्लेस। ये आपने याद रखना, जो भी पाइल ऑफ कॉइन्स होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सीट बेल्ट्स आर यूज इन ए कार। अब हम क्या करते हैं, जो भी सीट बेल्ट होते हैं, ठीक है, उसको पहनते हैं कार में, एंड अदर व्हीकल टू प्रिवेंट पैसेंजर बीइंग थ्रोन इन द कंडीशन ऑफ सडन ब्रेकिंग और अदर इमरजेंसी। देखो जब हम सडन ब्रेक देते हैं या कोई भी इमरजेंसी होता है तो उस वजह से क्या होता है, हमारा टाइम बढ़ जाता है ना। आराम से जो चीज़ें होती है वो भी क्या होता है, किसकी वजह से होती है, ये भी हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हेड ऑफ ए हैमर इज टाइटन, मतलब कि जो हेड ऑफ हैमर होता है उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल टाइट करते हैं वुडन हैंडल से, बाई बैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। और जब हम हार्ड सरफेस के ऊपर उसको मारते हैं, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। तो ये सारे दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम?
मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो मोमेंटम क्या है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। जो मोमेंटम है ये प्रोडक्ट है किसका? मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। याद रखना व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम एक प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये एक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की एक पावर है। इसको किससे डिनोट करते हैं? p से, स्मॉल p से। मोमेंटम होता है मास इन वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। What is momentum? Moment is the product of mass and velocity of a body. Momentum is the power of motion of an object. It is denoted by p. Momentum होता mass into velocity, mass and velocity। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास हो गया kg, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मोमेंटम? ये मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। याद रखना मोमेंटम क्या है? एक मेजर करता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज़ द इनर्शिया ऑफ, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मेजर करता है इनर्शिया ऑफ मोशन। याद रखना मोमेंटम क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मेजर करता है, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आता है kg मीटर सेकेंड -1, है ना। तो ये kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब कि इसमें भी दोनों बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। याद रखना इसमें भी क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज सेम। याद रखना इसमें जो भी डायरेक्शन होता है वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम का वो सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। डायरेक्शन एंड मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज सेम। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो तो मोमेंटम किसके बराबर होता है? p इज इक्वल टू mv। तो वेलोसिटी की जगह जीरो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये क्या है हमारे पास? मेजर है किसका? इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या? kg मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज सेम। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम क्या है? सेम है। ऑब्जेक्ट एक रेस्ट है तो वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। पावर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम हो गया p इज इक्वल टू m, वेलोसिटी जीरो। तो मोमेंटम कब जीरो होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ए रेस्ट। मोमेंटम कब जीरो होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। याद रखना मोमेंटम कब जीरो होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो। ये आपने याद रखना। इवन ए स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल ए पर्सन। देखो एक छोटी सी गोली है ना, जो हम मतलब कि बुलेट, मतलब कि इवन ए स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल ए पर्सन, है ना। छोटी गोली से क्या होता है? एक इंसान मारा जाता है ना, उसकी हत्या हो जाती है। व्हेन इट इज़ फाइड फ्रॉम ए गन। जब हम बंदूक में एक छोटी सी बुलेट डालते हैं और उससे हम फायर करते हैं तो एक इंसान की जान चला जाती है। एक्सप्लेन हाउ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मास। मास क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मास। मास उसका क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मास छोटा होने से और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने से मोमेंटम क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए उसमें बहुत सारी इंजरी आ जाती है और इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो छोटी गोली से एक इंसान की डेथ हो जाती है क्योंकि मास बहुत ही कम होता है, लेकिन उस वेलोसिटी से, उस रफ्तार से हिट करता है एक इंसान के ऊपर, तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोमेंटम, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे लॉट ऑफ इंजरी हो जाती है और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, चाहे जैसे भी वो जो भी लैंग्वेज हो, जैसे भी लैंग्वेज यूज़ करे एग्जामिनेशन में, तो आप आराम से उस चीज़ को पहचान के, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्लियर कंसेप्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू solve each and every question with 100% accuracy. If you want to crack this examinations, you have to make your concept very strong so that you can easily solve the questions in examinations. Getting? Now move to the next page. न्यूमेरिकल मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम। याद रखना हमने मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। जो बुलेट ऑफ मास है वो कितना है? 25 ग्राम।
तो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए बुलेट, आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोमेंटम ऑफ ए बुलेट जिसका मास कितना है 25 ग्राम, व्हेन इट इज़ फाइड, इट इज़ फाइड फ्रॉम ए गन, जब हम गन से फायर करते हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, कितने 100 मीटर पर सेकेंड से क्या करते हैं हम उसके ऊपर हिट करते हैं। तो कैलकुलेट द मोमेंटम, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बुलेट ऑफ मास कितना है 25 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में रखेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। 25 ग्राम अपॉन 1000, वाई थाउजेंड बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यू नो एवरीबॉडी। तो 1 केजी में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो मास ऑफ द बुलेट क्या है 25 ग्राम, तो वो आ गया आपके पास 25 अपन 1000 केजी। तो ये आगे हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ये कम्स आउट 0.025 इतना केजी, 0.025 केजी। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आ गया, मोमेंटम हमने निकालना है, मास कितना है, मास है हमारे पास 0.025 इंटू, उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 100, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25 अपॉन 1000 100। तो व्हाट विल द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 2.5 क्या केजी मीटर सेकेंड -1। तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया, मोमेंटम क्या आ गया, मोमेंटम कम्स आउट 2.5 किलो केजी मीटर सेकेंड -1। तो दिस इज द मोमेंटम, ये हमारे पास आ गया मोमेंटम। क्या किया था, मास ऑफ द बुलेट दिया था, इसको मैंने मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, मीन्स केजी में कन्वर्ट किया, ग्राम में दिया था। 1 केजी होता है 1000 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ से हमने क्या किया मोमेंटम फाइंड कर दिया। मास ऑफ ए गुड लॉरी इज 4000 केजी, जो मास है गुड लॉरी का वो कितना है 4000 केजी, एंड द मास ऑफ गुड्स लोडेड, और कितना लोड किया है उसके ऊपर ऑन इट 20,000 केजी। इफ द लॉरी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर लॉरी 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव, व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा। तो मास ऑफ ए गुड लॉरी इज 4000 केजी, जो मास है गुड लॉरी का, गुड्स लॉरी का वो है 4000 केजी, एंड द मास ऑफ ए गुड्स लोडेड, और उसके ऊपर कितना मास लोड किया है 20,000 केजी। इफ द लॉरी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम। तो मास ऑफ लॉरी कितना है 4000 केजी, मास ऑफ गुड कितना है 20,000 केजी, टोटल मास ऑफ लॉरी क्या है एंड गुड्स, हम दोनों को प्लस कर देंगे, ये आगे 24,000 केजी। तो वेलोसिटी ऑफ लॉरी क्या आगे 2 मीटर पर सेकंड, हम क्या निकालेंगे इसका मोमेंटम, लेकिन निकालेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इन वेलोसिटी, तो मास कितना 25,000 इंटू 2, ये आ जाएगा हमारे पास 40,000 केजी मीटर सेकंड -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48,000 केजी मीटर सेकंड -1। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है ये आपने याद रखना है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, क्या हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे क्या होता है चेंज आता है, वो किसके प्रोपोर्शन है, जो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज इन मोमेंटम ऑफ टाइम, मतलब कि मोमेंटम में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फोर्स हो गया मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो ये आ गया फोर्स, यहाँ पे हम क्या ले, देखो मोमेंटम किसको होता है मास एंड वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम है तो एम वी फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल है तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। ये मोमेंटम फाइनल ऐप और मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम। तो मोमेंटम क्या होता है फाइनल मास और वेलोसिटी, मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस मोमेंटम इनिशियल मास और वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, देखो यहाँ से हमने मास क्या किया कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा वी माइनस यू अपॉन टी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स किसके बराबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास
और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फोर्स इज डायरेक्टली, ये आपने याद रखना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आपने चेंज करना है मोमेंटम, है ना, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर आप किसी गाड़ी का मास बहुत ज़्यादा है तो आपको वेलोसिटी भी चेंज करनी पड़ेगी ना, फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो फोर्स डायरेक्ट पर मास इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स क्या है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, के और एम ए, तो वहाँ पे वेर के इज इक्वल टू 1, इसमें क्या होता है, के की वैल्यू 1 आ गई और फोर्स क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स क्या आ गया हमारे पास, मास। एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो भी हम अप्लाइड फोर्स करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सीलरेशन है। द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स अप्लाइड। जो एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके बराबर है, नेट फोर्स अप्लाइड। एक्सीलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, देखो एक्सीलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जितने हम फोर्स अप्लाइड करेंगे, नेट फोर्स अप्लाइड। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। एक्सीलरेशन क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास के। याद रखना, एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स अप्लाइड और एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मोर फोर्स प्रोड्यूस मोर एक्सीलरेशन। जितनी फोर्स लगाओगे ज़्यादा एक्सीलरेशन होगी, तो जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन होगी। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एक्सीलरेशन के, और जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, मास के। एक्सीलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिसके एक्सीलरेशन ज़्यादा उसका मास कम, जिसका मास ज़्यादा उसकी एक्सीलरेशन कम, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ग्रेटर मास रिजल्ट इन लेस एक्सीलरेशन फॉर द सेम फोर्स। अगर जिसका मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन बहुत ही कम होगी, मतलब कि सेम फोर्स के लिए। ये सेम ट्वाइस कार एक्सीलरेट मोर इजली, ये सेम ट्वाइस, ये स्मॉल ट्वाई कार, स्मॉल सॉरी, ये स्मॉल ट्वाइस कार एक्सीलरेट मोर इजली, मतलब जो भी छोटी सी जो कार है वो आराम से एक्सीलरेट करता है क्योंकि इसकी मास ज़्यादा है, मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगी। देन रियल कार व्हेन पुश विद द सेम फोर्स, और जब रियल कार की वजह जब हम सेम फोर्स ही होते, क्यों, क्योंकि उस टाइम जो रियल कार होती है उसकी मास बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सीलरेशन बहुत ही कम होती है। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। फील्डर एंड कीपर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग ये बॉल। फील्डर और जो कीपर होता है वो क्या करता है, अपना हाथ पीछे लेता है वाइल कैचिंग ये बॉल, बॉल को कैच करने। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो हमारे पास 100 kg पर सेकंड मोमेंटम है, टाइम कितना है 0.1 सेकंड, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। हमने क्या किया, फाइनल कितना है, मोमेंटम कितना है, कितना चेंज आएगा 100 माइनस वेलोसिटी क्या होगी, जब हाथ में आ जाएगा तो 0 हो जाएगी और 0.1 ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। जब हम उसी टाइम मतलब जल्दी से उस बाल को पकड़ेंगे तो कितनी फोर्स लगेगी हमारे हाथ के ऊपर, 1000 न्यूटन। और जैसे हमारे हाथ टूटने का खतरा रहता है और इंजरी होने का भी खतरा रहता है स्ट्रॉन्ग। अब जब हम टाइम उसको पीछे लेंगे तो क्या होगा, मतलब कि 2000 मतलब कि हमारे पास क्या है, सेम फोर्स है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 होगी जब हमने हाथ में लिया, और थोड़ा देर के बाद लिए 0.4 सेकेंड, मतलब हमने टाइम ज़्यादा ले लिया ना, तो टाइम ज़्यादा लिया तो मोमेंट ऑफ जो चेंज इन मोमेंटम में बहुत ही कम चेंज आया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया 1000/4 मतलब कि 250 न्यूटन। अब यहाँ पे कितनी फोर्स लगी, 250 सिर्फ। तो इसका मतलब टाइम बढ़ाने से तभी हमें आराम से हम कैच कर सकते हैं, जब हम थोड़ा सा हाथ क्या करते हैं पीछे मूव करते हैं। यहाँ पे कितनी लगी थी हमारे हाथ के ऊपर फोर्स, 1000 न्यूटन, और यहाँ पे सिर्फ 250। इसको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते, इससे इंजरी और टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम 4 सेकंड लेंगे तो उसमें ये आगे ये सारा उसी का। फील्डर एंड कीपर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए बॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो टाइम इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही टाइम इंक्रीज हो गया तो टाइम अब जब इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और हमारे हाथ के ऊपर कम फोर्स लगेगी, है ना, तो नहीं तो लगने का बहुत चांसेस होता है। लॉन्ग जंपर एंड हाई जंपर आर प्रोवाइडेड विद कशन और सैंड। जो भी लॉन्ग जंपर होता है और हाई जंपर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, कशन और सैंड। क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है और फोर्स कम लगती है, टाइम बढ़ जाता है फोर्स कम लगती है। ये आपने चीज़ें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये चीज़ आपने अपनी जो भी नोटबुक है उसके ऊपर सारे राइट डाउन करना है, कि ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में इस चीज़ को कंसेप्ट को समझ पाओगे।
तो कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मूव टू द नेक्स्ट वन है हमारे पास सीट बेल्ट ग्रेजुअली अलो पर्सन टू मूव फॉरवर्ड। देखो सीट बेल्ट क्या करती है, ग्रेजुअली अलो पर्सन टू मूव फॉरवर्ड टाइम्स इन केस 4 डिग्री। देखो अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना तो कहीं पर टक्कर लग गई है ना, कोलिजन हो गया, या तो आप क्या कर पाओगे आराम से, है ना। तो सीट बेल्ट क्या करेगी, जैसे ही आपको कोलाइड होता है या आगे के लिए धक्का लगता है तो आराम से, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, आराम धीरे धीरे से क्या करेगा, उसको आगे की तरफ पुश करेगा, जिससे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, उसकी इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि भाई सीट बेल्ट पहने कि ताकि जब भी ऐसे हादसे होते हैं ना तो उससे आप लोग बच सकते हो, है ना। तो ये किसका है, सीट बेल्ट ग्रेजुअली अलो पर्सन टू मूव फॉरवर्ड। तो धीरे धीरे से वो आगे की तरफ जाएगा, जिससे टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और फोर्स उसके ऊपर कम लगेगी, है ना। तो जब भी वो किसी के साथ मतलब कि हिट करता है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स कम लगेगी। नहीं तो क्या करेगा आप, नहीं तो क्या होगा कि जैसे आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, जैसे ही आप कोलाइड होगा तो डायरेक्ट आप किसी के साथ हिट करोगे और इतनी इंजरी होगी कि मरने का भी खतरा रहता है ना। तो इसलिए सीट बेल्ट क्या करती है, आपको धीरे से आगे के लिए पुश करती है, तो फोर्स कम लगती है। नेक्स्ट अब हमारे पास है फोर्स क्या है, मैंने पहले बता चुके हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, देखो मास होता है केजी, एक्सलेशन होता है मीटर सेकंड माइनस 2। तो ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, केजी मीटर सेकंड माइनस 2, या हम इसको न्यूटन या कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। 1 न्यूटन क्या होता है, व्हेन 1 केजी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन क्या होता है, जब 1 केजी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, एक्सलेशन किस एक्सलेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उसी को कहा जाता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या होता है, जब 1 केजी ऑफ ऑब्जेक्ट मूव करता है 1 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से, उसी को कहा जाता है 1 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया है, किसी कार का मास कितना है 1000 केजी, एक्सलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या लगी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे 1000 और एक्सेलरेशन क्या है, ये आगे 2000 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगेगी 2000। ये थियोरेटिकल है, ओके। तो किसी कार का मास है 1000 केजी और एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगी इतने और फोर्स कितने, इतने। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी से कोई गाड़ी चल रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी से कहाँ पे पहुँच गया, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होगी आपके पास जो भी वेलोसिटी है स्पीड, तो 40 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा, मतलब 5 सेकंड। तो मास कितना था 100 केजी और फोर्स कितनी लगी, देखो मास ऑफ कार का मास कितना था 100 केजी। तो ये देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माने इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी थी फाइनल 40 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 अपॉन टाइम टेकन कितना था 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी आगे 40, इनिशियल वेलोसिटी आगे 20 अपॉन 5, ये आगे 20 अपॉन 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी एक्सेलरेशन आ गई। जब हमारे पास एक्सेलरेशन निकल गई, अब हम आराम से यहाँ से फोर्स में निकाल सकते हैं। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है 100, मास कितना है 100 केजी और एक्सेलरेशन कितना 400 न्यूटन। तो हमारे पास 400 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो मास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 40, टाइम 5 सेकेंड, मास 100 केजी, फोर्स हमें निकालनी है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, 40 माइनस 20 अपॉन 5, या आगे 20 अपॉन 5, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये आ जाएगा हमारे पास 100 एंड दिस, ओके। या हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, है ना। तो फर्स्ट हमारे पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन, 3। कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से भी निकाल सकते थे आप। फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है हमारे पास 40, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 20, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम दिया 5, ये आ गया 40 माइनस 20 ले लो इस साइड, ये आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 ये, तो 5 1 जो 5 5 4 जो एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसे भी निकाल सकते हो, ओके। और भी हमारे पास फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट भी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस, है ना। तो ये सारे आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आई होप एवरीबॉडी है इक्वेशन ऑफ मोशन के क्या है फॉर्मूले है, पहला दूसरा एंड तीसरा, जैसे मर्जी वैसे याद रख सकते हैं। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट वन एज लास्ट वन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इज स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी इन अपोजिट रिएक्शन। इज स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट। याद रखना, जहाँ पे एक्शन होगा वहीं पे रिएक्शन होगा। तो ये थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इज स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। अगर आप कोई भी रिएक्शन दोगे, एक्शन करोगे, तो उसका जरूर रिएक्शन मिलेगा, है ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आप प्यार से बात करोगे तो अगला वाला भी आपके साथ प्यार से बात करेगा, है ना। आप किसी को गाली दोगे या गलत चीज़ें बताओगे तो वो भी आपको एब्यूज करेगा। तो जैसे आपका एक्शन होगा, जैसे आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। तो अगर आप अच्छे होंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। अगर आप रेस्पेक्टफुल होंगे तो दूसरा भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा, है ना। तो अगर आप बिल्कुल हम्बल हो, है ना, तो दूसरा भी आपके साथ हम्बल ही रहेगा, है ना। और मेरा तो ये है कि आप हम्बल रहिए, ठीक है, अच्छे से रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचें, है ना। तो सब कुछ अच्छा होगा। और हर एक इंसान इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। फोर्सेज ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फोर्सेज हमेशा किस में होती है? पेयर में होती है। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। नो, एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेज है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, याद रखना। देखो यहाँ पे जैसे M1 ये मास है, ये M2 है, इसमें एक्शन लगा और दूसरे में रिएक्शन लगा, तो इसमें दूसरे दो डिफरेंट अलग अलग एक्शन, अपोजिट रिएक्शन था, अपोजिट डायरेक्शन थी, तो माइनस माइनस लगा दी, याद रखना, है ना, अपोजिट। तो ये स्टेट दैट देयर इज एन इक्वल। जैसे फॉर आप क्रिकेट बॉल खेलते हो, है ना, क्रिकेट मैच खेलते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे बॉलर क्या करता है, गेंद फेंकता है, तो जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, उसको हिट करता है ना, या तो हिट करेगा या तो आउट हो जाएगा। तो मतलब एक्शन किया और रिएक्शन मिल गया। स्टेट दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पेयर में ऑकर होता है। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। याद रखना, एक्शन और रिएक्शन ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। व्हेन यू पुश ए वॉल, जब हम किसी वॉल को पुश करते हैं, द वॉल पुशेज बैक विद इक्वल फोर्स। वॉल भी है उसी इक्वल फोर्स से क्या करेगा, हमें पुश करेगा, है ना, हमारे ऊपर ताकत लगाएगा। हमें दिखता नहीं है लेकिन वही होता है। जब हम किसी वॉल को पुश ही नहीं कर सकते, इसका मतलब कि उसकी फोर्स हमारे से ज़्यादा है और वो इक्वल फोर्स से क्या करेगा, हमें हिट करेगा। ये रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड, है ना। जब भी हम रॉकेट वगैरह वो करते हैं, वो गैसेस जो भी होता है वो बैकवर्ड नीचे के लिए आ जाता है। एंड गैसेस पुशेस द रॉकेट अपवर्ड। गैसेस क्या करता है, रॉकेट को अपवर्ड के लिए धकेलता है। और कुछ जो ये गैसेस पुशेस, ये रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड, है ना। तो ये डाउनवर्ड के और गैसेस उसको क्या करता है, अपवर्ड के लिए पुश करता है ना। तो जो जो भी उसमें क्या होता है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो सारे नीचे के लिए आ जाते हैं। ये भी याद रखना आपने, इक्वल है ना, बैट्समैन और उसकी ये भी एग्जाम्पल है थर्ड, है ना। कभी फॉरिंग दो बंदों की लड़ाई होती है ना, तो वो एक दूसरे को मारते, तो वो भी एक्शन और रिएक्शन लगता है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, जब हम क्या करते हैं, चलते हैं, तो ये पर्सन इज एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम जमीन के ऊपर चल पा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह, हाँ इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करता है, लेकिन हम अभी लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो हम उसको पीछे को धकेलते, तो और हमें आगे के लिए चलने में मदद होती है। या रिकॉइल ऑफ ए गन, है ना, जो भी रिकॉइल ऑफ गन होता है ना, हम गोली उसमें डालते हैं और उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना, तो वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह। पॉपुलेशन ऑफ प्रोपल्शन ऑफ बोट इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो जो भी बोट वगैरह है उसको चलाते हैं तो वो भी क्या है हमारे पास, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये याद रखना, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी लेक्चर के ऊपर अब मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा एक वीडियो पे, और ये पूरी से तरह से ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे, है ना। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल वीडियो लेकर आऊँ। अपना रिव्यू देना कैसे लगे आपके वीडियोस। कहीं पर किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। तो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग योर नोट और स्टार्ट प्रिपरेशंस, है ना, क्योंकि बहुत टाइम कम है, तो आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मटेरियल लेकर आ रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट, और फिर भी आप लोग बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल। ये तो गलत बात है ना। आप लोगों के लिए मैंने इतना एफर्ट लगा रहा हूँ कि भाई आपका बेस्ट हो एग्जामिनेशन में, जो भी मैं सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी आप लोग अपना वो चीज़ें नहीं दिखा रहे, है ना। तो ये तो गलत है ना। तो अब मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो आप लोग।
तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें जो है वो टाइमली कंप्लीट करवा दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।